मित्रों, प्रेमचंद, जिनको धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे हिंदी साहित्य का हर पाठक, मुझे लगता है कि भारतीय साहित्य का हर पाठक उनसे परिचित होगा, क्योंकि प्रेमचंद को पढ़े बगैर आप आधुनिक हिंदी साहित्य को, आधुनिक साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। जिस शख्स ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हो और इतने सारे उपन्यास और हिंदी साहित्य को एक अलग दुनिया में ले गए, अलग मुकाम पे हासिल कराने वाला लेखक प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई जो अगले महीने आने वाला है 1880 में उनका जन्म हुआ था और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जिए, लेकिन प्रेमचंद ने जितना कुछ लिखा, उर्दू हिंदी दोनों में लिखा और बाद में उर्दू को छोड़कर वो सीधा हिंदी में आ जाते हैं। उनके जीवन में कई सारे के उतार चढ़ाव आए। वो अपनी तमाम कमज़ोरियों को बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं और अंगीकार करते हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। ये किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कमज़ोरियों को जब स्वीकार कर लेते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा आत्मविश्वास से जीने लगते हैं। इसलिए प्रेमचंद इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने हंस जैसी पत्रिका का संपादन भी किया। अपने ज़माने में बहुत सारे काम किए। उस ज़माने में सरकार की नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छोड़ दी बाद में गांधी जी के प्रभाव में आकर के। और उसके बाद उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं भी चलती रही। पारिवारिक समस्याएं सबके जीवन में होती, उनके जीवन में भी थी। और उन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद भी प्रेमचंद नवाब राय, धनपत राय के नाम से लिखते रहे उर्दू में भी। और उन्होंने सोजे वतन के नाम से उनका पहला कहानी संग्रह आता है और किस तरह से 1907 में आया था और ब्रिटिश हुकूमत ने उसको जब्त भी किया था। और बाद में फिर उन्होंने कई अलग अलग नामों से लिखना शुरू किया, क्योंकि उस समय की जो कॉलोनियल जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी प्रकार का अपने खिलाफ विरोध बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए उस दौर में जितने भी लोग लिख रहे थे, अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग अपने अपने अलग अलग नाम से लिख रहे थे। अज्ञे का नाम भी खुद प्रेमचंद ने ही दिया था। किसी ने कहानी भेजी थी उनकी पत्रिका में तो उनको पता था क्या नाम दे, तो उन्होंने अज्ञे नाम दे दिया और बाद में पता चला कि वही नाम उनका फेमस हो गया। तो ये भी है। फिर उन्होंने मर्यादा, माधुरी, इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनकी कुछ रचनाएं, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको नेट की परीक्षा और एग्ज़ाम में पास करने के लिए भी तो प्रेमचंद को पढ़ना समझना ज़रूरी है ना। लेकिन एक अच्छी समझ बनाने के लिए किसी रचनाकार के जीवन प्रसंग को जब हम जान जाते हैं तो हम उसकी रचनाओं को बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा, देखिए सोजे वतन के बारे में बताया मैंने, ज़माना निकाला उन्होंने, रूठी रानी 1907 में उनका ज़माना में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन जो हिंदी में पहली बार प्रकाशित हुआ था 1918 में, उसको पहले कहा जाता है कि पहले उन्होंने उर्दू में लिखा था। उसके बाद 1922 में उनका आता है प्रेमाश्रम, 1925 में आया था उनका रंगभूमि, 1925 में ही आया था निर्मला और 1926 में आया था उनका उपन्यास कायाकल्प। उसके बाद 1927 में आता है प्रतिज्ञा, फिर 1928 में आया था गबन, 1932 में आया था कर्मभूमि और 1936 में जो आता है उनका अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, द गिफ्ट ऑफ काऊ नाम से, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद है। और उनका अंतिम और अपूर्ण जो उसके बाद जो अपूर्ण उपन्यास है उसका नाम है मंगलसूत्र, जो बाद में अमृत राय जो उनके बेटे थे उन्होंने 1948 में उसको पब्लिश करवाया था। उसके बाद प्रेमचंद ने कहानियाँ कितनी लिखी, 300 मानसरोवर नाम से कितने 11 खंड में कुछ प्रकाशित है, लेकिन उनकी कहानियों का कोई एस्टिमेट नहीं है। अलग अलग तरह की, विविध तरह की कहानियाँ लिखता है वो कहानीकार। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हिंदी में हमें इतना एक महत्वपूर्ण कथाकार हमें मिला। और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में खास तौर से गद्य को जितना अधिक शिखर पर प्रेमचंद ले गए, उसके बाद कई लोग रेणु आते हैं, फिर बाद में कई ले जाते हैं और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो प्रेमचंद को पढ़े बगैर, कहते हैं ना कि मतलब उनको उनके साहित्य से गुजरे बगैर आप आधुनिक साहित्य और आधुनिक भारतीय समाज और ख़ास तौर से हिंदी समाज की कल्पना अगर आपको समझना है और उस दौर के सामंती समाज, लोक समाज, भारतीय समाज में कितनी सारी चीज़ें उनको किस किस तरह से प्रेमचंद दर्ज करते हैं। और प्रेमचंद अपनी कहानियों में सिर्फ कहानी ही नहीं कहते हैं, उसके बीच बीच में बहुत सारे सूत्र
जीवन के सूत्र भी दर्ज करते चले जाते हैं। ये एक बड़े चिंतक, बड़े कथाकार, बड़े रचनाकार का कलेवर होता है कि वो चेखव की तरह, गोरखी की तरह सिर्फ एक कहानी ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने युग के अंतर विरोधों को, अपने युग के पीछे जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसको भी अपनी रचनाओं में निरंतर दर्ज करता चला जा रहा है। तो प्रेमचंद इस लिहाज से बड़े कथाकार हैं और हमारी तमाम परीक्षाओं में उनके सवाल आते हैं। उनकी कहानियाँ देखिए, कुछ कुछ कहानियों के नाम बता देता हूँ मैं। उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है। अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलगोजा, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, आत्मसंगीत, आत्माराम, दो बेलों की कथा, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, एक आँच की कसर, एक्ट्रेस, कप्तान साहब, कर्मों का फल, क्रिकेट मैच, कवच, कातिल, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, कौशल, खुदी, गैरत की कटार, गुल्ली डंडा, घमंड का पुतला, ज्योति, जेल, जुलूस, झांकी, ठाकुर का कुआ, तेतर, त्रियाचरित्र, तांगे वाले की बड़, त्रिशूल, दंड, दुर्गा का मंदिर, देवी, एक देवी और कहानी, दूसरी शादी, दिल की रानी, दो सखियाँ, धिक्कार, धिक्कार, एक और कहानी, नेऊर, नेकी, नबी का नीति निर्वाह, नरक का मार्ग, नैराश्य, नैराश्य लीला, नशा, नसीहतों का दफ्तर, नाग पूजा, नादान दोस्त, निर्वासन, पंच परमेश्वर, पत्नी से पति, पुत्र प्रेम, पेपूजी, प्रतिशोध, प्रेम सूत्र, पर्वत यात्रा, प्रायश्चित, परीक्षा, पूस की रात, बैंक का दिवाला, बेटों वाली विधवा, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, बड़े भाई साहब, बंद दरवाज़ा, बांका जमींदार, बोहनी, मेकू, मंत्र, मंदिर और मस्जिद, मनावन, मुबारक बीमारी, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, मोटे राम शास्त्री, स्वर्ग की देवी, राजहट, राष्ट्र का सेवक, लेला, कफन, वफा का खंजर, वासना की घड़ियाँ, विजय, विश्वास, शंखनाद, शुद्र, शराब की दुकान, शांति, शादी की वजह, शांति, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी, स्वांग, सभ्यता का रहस्य, समर यात्रा, समस्या, सैलानी, बंदर, स्वामिनी, सिर्फ एक आवाज़, सुहाग का शव, सोत, होली की छुट्टी, नमक का दारोगा, दाह ग्रह दाह, सवा सेर गेहूँ नमक का दारोगा, सवा सेर गेहूँ और नमक का दारोगा, दूध का दाम, मुक्ति धन और कफन। ये कुछ कुछ कहानियाँ जो मुझे याद आई, मैंने आपको बताया। बाकी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो लगभग 300 है। उसके बाद उन्होंने सप्त सरोज 1917 में इसके संस्करण की भूमिका लिखी। इसमें प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ हैं। फिर नवनिधि में है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम 25सी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, ये सब उसी में है। उसके बाद समर यात्रा, कुछ ही इनका 11 राजनीतिक कहानियाँ इसके अंदर है। मानसरोवर मैंने बता ही दिया आपको, 8 भागों में प्रकाशित है। 8 भाग में मानसरोवर उनकी लगभग सारी कहानियाँ इसमें आ जाती है। इनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग से, जो उनकी मृत्यु के बाद खंड में प्रकाशित होती है। उसके बाद उनका नाटक है जो 1923 में प्रकाशित हुआ था, संग्राम नाम से। फिर दूसरा है करबला है और प्रेम की वेदी। करबला आया था 1924 में, प्रेम की वेदी 1933 में आता है। इस प्रकार से प्रेमचंद ने कथा कहानियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है। उनका निबंध भी है, पुराना ज़माना नया ज़माना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, 3 खंड में कि कहानी कैसे लिखी जाती है। देखिए, रचनाकार सिर्फ रचना ही लिखता बल्कि रचना प्रक्रिया पर भी प्रेमचंद ने, क्योंकि प्रेमचंद सिर्फ कहानीकार नहीं है। प्रेमचंद एक उतने ही बड़े थिंकर, उतने बड़े चिंतक और उतने ही बड़े युग दृष्टा भी है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ कहानी लिखना एक अलग बात है, लेकिन कहानी लिखते हुए आपके पास युग बोध हो, युग का दृष्टिकोण हो, ये अपने आप में अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्रेमचंद जितने बड़े कथाकार है उतने ही बड़े थिंकर भी है, चिंतक भी है, क्योंकि उनको हम उस
उनके उस पार्ट को समझे बगैर हम प्रेमचंद को नहीं समझ सकते हैं। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, उर्दू हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता जो उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध है, आपने पढ़ा भी होगा। उपन्यास कैसे लिखते हैं उसके बारे में लिखा है। जीवन में साहित्य का स्थान क्या है। फिर उन्होंने कुछ कुछ अनुवाद भी किया है। बाल साहित्य भी लिखा, राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास। जागरण में उनके हंस में जो संपादन किया बता ही दिया मैंने। तो इस प्रकार से प्रेमचंद ने एक लंबी विरासत दी है और उनकी जीवनी लिखी उनकी पत्नी ने। प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित हुई थी। शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने उनकी जीवनी लिखी। फिर प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 में उनके पुत्र ने लिखी। ये बहुत लंबी जीवनी है। कलम का सिपाही जो उनके बेटे जो अमृत राय थे उन्होंने अपने पिता के बारे में पूरा उनका जीवन संदर्भ लिखा। फिर कलम का मजदूर 1964 में रामविलास शर्मा ने कुछ इसको पब्लिश किया। उसकी भूमिका रामविलास जी ने लिखी और किस तरह से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तीनों उनकी बहुत ही कह सकते हैं उनके जीवन को समझने के लिए। प्रेमचंद घर में जो उनकी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी जाहिर सी बात है साथ रही तो ज़्यादा अच्छे से उनको डिफाइन कर सकती और कर पाई है। और जो अपने तमाम पूर्वाग्रहों से अगर मुक्त होकर उन्होंने डिफाइन किया है तो और भी अच्छा है। उनके बेटे ने लिखा है और उनका रामविलास जी ने जो कुछ लिखा है वो गोपाल ने कुछ किया है इसमें और अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसका बाद में हिंदी में प्रेमचंद के इन लोगों ने अनुवाद किया। रामविलास जी ने इनके ऊपर बहुत सारा लिखा है। कमल किशोर गोयनका जो इनके एक्सपर्ट भी माने जाते हैं उन्होंने प्रेमचंद को अपने तरह से लिखा है। सामंत का मुंशी कुछ कुछ अलग डिफाइन करने की कोशिश की, इसके लेकर बहुत सारे विवाद भी हैं, लेकिन ये समकालीन विमर्श में है। फिर आपको याद होगा कि प्रेमचंद मुंबई भी गए थे, सिनेमा के लिए भी उन्होंने काम किया था। सत्यजीत राय ने उनकी कहानियों पर फिल्में बनाई है। शतरंज की खिलाड़ी आपने देखी होगी, यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं आप। सदगति बनाई हुई है। फिर सेवा सदन उपन्यास पर बनी है। मृणाल सेन ने उनकी कफन जो कहानी फेमस है उस पर फिल्म बनाई है। तेलुगु में फिल्में बनी है, कई भाषाओं में बनी है। गोदान पर उपन्यास पर जो लोकप्रिय सीरियल बनाया है गुलजार साहब ने बनाया है। और 1900 निर्मला पर भी सीरियल बना हुआ है। तो प्रेमचंद कह सकते हैं कि हर विधा में लगभग अपना स्थान रखते हैं। और उनके पर रामविलास जी ने, नामवर जी ने, कई लोगों ने लिखा है और अभी भी लिखा जा रहा है। और प्रेमचंद के बारे में जितना कहा जाए, जितना समझा जाए, वो उसका कोई हमारे पास सीमा नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आपको कोई भी परीक्षा पास करनी हो, कोई भी एग्ज़ाम पास करना है, तो मैं प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ने के साथ साथ उनको समझना ज़रूरी है। अगर आपको लिखने पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, आप कुछ कहानियाँ लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, लेखक बनने का भी स्वप्न है, तो भी हमें प्रेमचंद को पढ़ने की आवश्यकता है कि एक बड़ा लेखक, क्योंकि हम जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक अच्छा लिख पाएंगे। आप किसी भी साहित्यकार को उठा के देख लीजिए, जो पढ़ने का कीड़ा था ना, एक दिन बाद में वो खुद अपने आप में बड़ा लेखक बन गया। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बगैर पढ़े, बगैर कुछ जाने, अगर मैं कहूँ कि मुझे लेखक बनना है, या मुझे अगर हमको अच्छा मास्टर भी बनना है, कॉलेज में एक अध्यापक भी बनना है, तो उसके लिए भी ज्ञान ज़रूरी है। क्योंकि उधर पढ़ करके इधर सिर्फ बच्चों को डिलीवर करने का काम एक टीचर का नहीं है। टीचर उसको गुनता है, अध्ययन करता है, समझता है, उसके बाद उसको डिलीवर करता है, और उसमें नया क्या है, पुराना क्या है, उसको बाकायदा क्रिटिसाइज़ करता है। तो प्रेमचंद अनंत है, जितना समझेंगे, जितना पढ़ेंगे, हमारे लिए कह सकते हैं कि वो किसी समुद्र की तरह गहरे हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लाल रंग का जो बटन है उसको, घंटी को दबा दीजिए, प्लीज़ दबाइए, और हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और ज़िंदगी में निराशाओं से बाहर निकलने के लिए लेके आएंगे। और हमारी एक टीम पूरी काम कर रही है। हम बहुत जल्द इस पर नए नए तरीके से काम शुरू करेंगे, और कैसे हम अलग अलग विषयों पर बात कर सकते हैं, कैसे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसका हमारा प्रयास रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट अस, जस्ट स्माइल एंड लिव आवर लाइफ, डोंट केयर व्हाट इज टेलिंग द पीपल। दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ योर हैप्पीनेस। सो थैंक यूनिवर्स फॉर दिस लाइफ। हैव अ ग्रेट डे।